लेकिन माँ तो मिली ही नहीं, वो कहाँ गई? वो उसकी तरफ मुड़कर बोली, वो जहाँ है सेफ है बिल्कुल। आंखें बंद किए हुए ही वो बोला, पर कहाँ? संजय के साथ। हाँ, उन्हें भी तो मैंने देखा था, वो तो अब एसीपी बन गए हैं। एक बेटा है उसका, महिमा से शादी हुई है। क्या? शौक के मारे वो एकदम खड़ी हुई। महिमा की शादी संजय से, और वो माँ के साथ रहते हैं? ये सब कैसे हो गया? जैसे अमर और पीहू हो गए वैसे ही उन दोनों की शादी भी हो गई और एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं वो। आपको सब पता है, कभी मिलने नहीं गए उनसे। सही वक्त का इंतज़ार है, फ़िलहाल हम जो हैं वही बनकर रहना होगा। ज़रा सा शक मेरी फैमिली के लिए ख़तरनाक हो सकता है। थैंक यू। वो उसके सीने से आ लगी और अर्जुन ने आंखें खोलकर उसके सर को सहलाया। मुझे पता है वो आपको मिस करती होंगी ज़रूर, उनसे ज़्यादा मैं मिस करता हूँ, पर आपको तो पता है ना वो ठीक हैं। सब सवालों के जवाब जल्द ही मिल जाएंगे, वो बोला। कल हम जा रहे हैं ना? वो बोली, बिल्कुल। दोनों एक दूसरे की बाहों में समाये हुए सो गए। अगली सुबह अमर और पीहू को सब कुछ अच्छे से समझाकर वो दोपहर की फ़्लाइट से विशाल के साथ शिमला के लिए चली गई थी। धुंध थी हर ओर, हल्की हल्की बर्फ़बारी भी हो रही थी। सफ़ेद चादर सी लिपटी हुई थी हर जगह। उन दोनों ने होटल में चेक इन कर सामान रखा और थके होने की वजह से कपड़े बदलकर रेस्ट करने लगे। शाम हुई, नींद टूटी तो बर्फ़बारी शुरू हुई, जिसकी आवाज़ सुन वो झट से उठी और बालकनी में आ गई। हाथ बाहर कर वो मुट्ठी में बर्फ़ इकट्ठा कर रही थी। तभी पीछे से आते हुए अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। पता है मेरा कितना मन था यहाँ आने का, बर्फ़ देखने का, पर कभी यूँ एंजॉय करने का वक्त नहीं मिला। अपनी गर्दन उसके गले पर रखते हुए वो बोला, मेरा भी मन था बहुत। पहले फैमिली को खो देना, उसके बाद पढ़ाई और फिर ड्यूटी, इस सब के बारे में सोचना ही भूल गया था। अपनी अपनी जिम्मेदारियों में इतने उलझे कि कभी खुद के लिए दो पल भी नहीं मिले। फिर भी तुम हंस रही हो। हाँ, हंसी आ रही है। जब से हमारी शादी हुई तब से सब कुछ कितना अबनॉर्मल होता आया कि हम दोनों कभी एक दूसरे से एक पल कोई बात खुलकर नहीं कर पाए। वो मुड़कर बोली, पर बीती बातें सोचकर कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। हमें सब पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अब तो हम फाइनली हैं ना एक दूसरे के साथ। पहली बार हम कैसे मिले थे? उसने सवाल किया। तुम मेरा टेस्ट ले रही हो, यही समझ लो। छवि को गोद में लिए दौड़ रही थी उसे होश में लाने के लिए। मैंने रुकने को कहा था, तब भी नहीं रुकी थी। अर्जुन बोला तो दिया उस दिन को याद करने लगी। खुद तो याद नहीं, मुझसे पूछ रही थी चलो अब डिनर करें। मुझे तो याद ही था, बस आपका टेस्ट ले रही थी। चलो हम डिनर करने नीचे गार्डन में जाएंगे, मैंने कपड़े निकाले हैं, इन्हें पहनो। वो उसे कपड़े देती हुई बोली, पर इनमें क्या ख़राबी है, डिनर ही तो करना है। नहीं, इसमें हम दोनों बहुत अच्छे लगेंगे। जब तक मैं तैयार होकर आती हूँ तब तक आप भी रेडी रहना। वो हैंगर उसे देकर अंदर चली गई। मैं तो कब से तैयार हूँ, तुम कब आओगी बाहर? ऐसा ही रहा तो हम डिनर की जगह ब्रेकफास्ट पर पहुँचेंगे। आ रही हूँ, रुको ना। वो बोलती हुई जब बाहर आई तो अर्जुन ने बोलने के लिए मुंह खोला, पर मुंह खुला का खुला ही रह गया। वाइट ट्यूब टॉप डेनिम जैकेट और स्कर्ट पहने वो किसी स्कूल गर्ल की तरह लग रही थी। अब लग रहे हैं ना कॉलेज प्रोफेसर से कॉलेज स्टूडेंट। वो उसे देखते हुए बोली, और तुम एक स्कूल गर्ल, वैसे ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? उसकी कमर से पकड़कर खुद की तरफ खींचते हुए बोला। ऐसे ही जस्ट फॉर चेंज। वो कंधे उचकाते हुए बोली, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? वो बोला, पहना है तो बाहर करो। वो उसे गले से बाहर लटकाते हुए बोला तो वो हंसने लगी। अब ठीक है? वो हंसते हुए बोला, हाँ बिल्कुल अब ठीक है। अर्जुन बोला और दोनों बाहर निकले। वो दोनों नीचे आए जहाँ गार्डन में लाइट्स लगी हुई थी, ऊपर से शेड भी थी ताकि बर्फ़ अंदर न गिरे। बाकी साइड से वो खुला था। वो आकर एक टेबल को चुनकर डिनर के लिए बैठ गए। दोनों ने खाना ऑर्डर किया। आसपास देखते हुए वो झिझक सी गई थी। सारे कपल्स ही थे तो हर कोई अपने में मगन था। इन लोगों को शर्म आया नहीं है क्या? कहीं भी शुरू हो जाते हैं। मुंह बिगाड़ते हुए वो बोली, तो क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ है और अच्छा ही है। हर कोई अपनी बीवी में मगन रहेगा तो किसी दूसरे की बीवी को नहीं देख पाएगा। उसे आंख मारते हुए वो बोला, कुछ भी, खाना खा लें क्या? आएगा तो खाएंगे ना। तब तक बालों में हाथ घुमाते हुए वो बोला, तब तक क्या? तब तक इंतज़ार ही कर सकते हैं और क्या। क्यों, तुमने कुछ और सोचा क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा। उन दोनों के बोलते तक वेटर आकर खाना दे गया। डिनर करके उठे और आगे टहलते चले गए। एक बार घर पर बात कर लें क्या? इसमें पूछने वाली क्या बात है, कर लो, पर यहाँ ठंड बढ़ रही है, हम रूम में चलते हैं। वो दोनों रूम में आ गए। दिया घर पर फ़ोन से बात करने लगी जबकि अर्जुन अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। हो गई बात ख़त्म? वो फ़ोन साइड पर रख कर उठते हुए बोला, हाँ, उन दोनों ने किसी को परेशान नहीं किया, अच्छे से रह रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था। वो उसके पास आते हुए बोला, तो अब
आईब्रो उचकाते हुए वो बोली, अब आगे की प्लानिंग करते हैं। अर्जुन अपनी दोनों बाजू उसके कंधे पर रखकर बोला, कौन सी प्लानिंग? वो आंखें छोटी करके बोली, अब 2 बच्चे तो हो गए हैं, लेकिन मुझे तो फुल क्रिकेट की टीम बनानी है, वो भी अपनी खुद की। ऐसी बातें करते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आती क्या? कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? वो कंधे से उसके हाथ झटकते हुए बोली, कोई जो भी कुछ सोचे सोचता रहे, मुझे उससे क्या। वैसे भी दूर दूर तक जहाँ तुम इस वक्त नज़र घुमाओगी ना, हर कोई अपनी टीम बनाने में मगन होगा। वो खिड़की से नीचे की तरफ देखते हुए बोला, इतनी बेशर्मी आई कहाँ से? पहले तो आप ऐसे नहीं थे। मैंने रियलाइज़ कर लिया है कि जितने की शर्म उसके फूटे कर्म। ज़िंदगी का क्या भरोसा, इसीलिए जो है वो इसी वक्त कर लो, बाद में मौका मिले ना मिले। वो आकर बेड पर आधा नीचे और आधा ऊपर लटकता हुआ बोला, मुझसे पूछो ना, जिसने 2 को एक साथ पाला है। यहाँ एक को पालने से ही अकल आ जाती है। और बात करते हैं क्रिकेट टीम की। वो अलमारी से कपड़े लेकर बेड की तरफ जाते हुए बोली, रात हो गई, कॉलेज बंद हो गया है, इसीलिए कपड़े बदल कर सो जाइए। वो उसके पास से निकलते हुए बोली तो अर्जुन ने तुरंत हाथ पकड़कर कपड़ों समेत उसे अपने ऊपर खींच लिया। क्या हरकत है ये? मुझे कपड़े बदलने जाना है। वो उसे धकेलते हुए उठने लगी। की ही नहीं अभी तो कोई हरकत, अभी तो आगे होगी। मुझे कपड़े बदलने जाना है, प्लीज़, नो इशू, मैं हूं ना मदद करने के लिए। अर्जुन के बोलने पर दिया की आंखें हैरानी से 2 गुना से 4 गुना बड़ी हुई थी। मैं खुद कर लूँगी, इतना क्यों घबरा रही हो? पहली बार करीब नहीं आ रहा हूँ, इससे भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं हम। उस वक्त आप नशे में थे, तो क्या फिर से शराब गटकूँ? आज हम दोनों के बीच कोई नहीं आ पाएगा, ना कोई नशा, ना कोई इंसान और ना ही कोई दर्द। उसके बालों को चेहरे से हटाते हुए वो बोला तो वो नज़रें झुका सी गई। ऐसे शर्माते हुए तो मैंने कभी नहीं देखा तुम्हें। वो उसे अपने नीचे कर खुद ऊपर आते हुए बोला, तो कैसे देखा है फिर? एकदम झांसी की रानी की तरह, लड़ते हुए, झगड़ा करते हुए और बड़बड़ करते हुए। उसके गालों को खुद के गालों से छूते हुए वो बोला, अपनी तेज़ सांसों को सामान्य करते हुए। वो धीरे से बोली, तो आप वो रूप देखना चाहते हैं? अगर ऐसा है ना, तो ऐसी पछाड़ दूंगी कि ज़मीन पर नज़र आएंगे। अच्छा जी, गुड, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हें काबू सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। वो उसके होंठों की ओर बढ़ते हुए बोला और अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों में फंसा गया। दिया, जो तेज सांसों को काबू कर रही थी, वो खुद को पूरी तरह से उसे सौंप चुकी थी। ऐसा पहले भी हुआ था, पर तब अर्जुन होश में नहीं था। जो कुछ हुआ वो बेहोशी में था, पर इस बार ऐसा नहीं था, होश में थे दोनों। वाकिफ थे एक दूसरे के जज्बातों से, इतने सालों की दूरी ख़त्म कर चुके थे। बाहर बर्फबारी का आलम, अंदर दुगनी कमरे की गर्माहट बढ़ा गया था। दिया के आंखों के कोरों से जब आंसू बहने लगे तो वो चेहरा उसकी ओर करके देखने लगा, मानो पूछ रहा हो क्या हुआ। ये निशान, उसने अपने चेहरे के निशान छुए जो जलने से आए थे और अब हमेशा से ही साथ रहने वाले थे। ये निशान हमारी असलियत है। ये इस बात का प्रतीक है कि दिया और अर्जुन लड़े, चेहरे तो जल गए, पर वो आज भी जिंदा हैं, विशाल और वर्तिका के रूप में। इन्हीं निशान से हमें आगे बढ़ने की, अपनी फैमिली को जस्टिस दिलाने की याद रहेगी। हम इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। उसने अपने निशान भी दिखाए जिन्हें वो छूते हुए रो पड़ी। ये कोई रोने का कारण नहीं है। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? अब निकल रहे हैं आंसू तो कैसे रोकूं? एक बटन फिक्स कराओ ताकि कोटा पूरा हो जाने पर उस बटन को दबाकर बंद कर सके। पहले ही बाहर इतनी ठंड है, अंदर तुम इतनी नदियाँ बहा लो। वो साइड पर लेटकर बोला, मार मार कर भरता बना दूंगी मैं आपका। हर वक्त मेरे मज़े लेते रहते हैं। वो उसे कुशन से मारकर बोली और मुड़कर लेट गई। अर्जुन पीछे मुड़ा, हंसते हुए उसने खुद को और दिया को ब्लैंकेट से कवर कर बाहों में कसते हुए सो गया। हैदराबाद, संजय और उसकी टीम रात को पहुंची थी सीएम के घर। टीम को बाहर रोक संजय पर्सनली मिलने गया था उससे। जो भी लोग बच्चों की किडनैपिंग में पकड़े गए थे, उन सभी ने एक ही नाम लिया था, मनु, सीएम का खास आदमी जो हर वक्त उसी के ठिकाने पर मिलता था। आओ आओ एसीपी, कैसे आना हुआ? सीएम शेट्टी ने पूछा। आपसे काम नहीं, आपके इस खास आदमी से है। बच्चों की किडनैपिंग में सभी ने इसी का नाम लिया है, संजय बोला। अरे भाई बैठो, पानी वानी पियो और फिर शांति से मसला सुलझाओ ना। शांति भंग करने वाले काम तो आप और आपके आदमी करते रहते हैं, फिर हमसे शांति की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? बात तो सही है तुम्हारी, तो फिर किस उम्मीद से आए हो यहाँ, जब सब सच जानते ही हो? तो यही आग्रह करने आया हूँ कि अभी रुक जाइए तो बेहतर होगा। अभी तो बस वार्निंग है, अगली बार ऑर्डर्स के साथ आएंगे। रुक सकते हैं तो बहुत अच्छा, वरना। अच्छा, तो मतलब हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हो एसीपी? कोशिश नहीं, धमकी दी है साफ साफ। उड़ क्यों रहे हो भाई? क्यों उस एसीपी के नक्शे कदम पर चल रहे हो? छोड़ दो ये सब, बदले बदले में नहीं रखा कुछ। उसकी भी जान गई थी और उसकी बीवी की भी, पूरा परिवार ख़त्म हो गया था। सुना है एक माँ ही बची है, वो भी तुम्हारे साथ रहती है।
पत्नी भी प्रेग्नेंट है तुम्हारी और एक नन्हा सा मासूम सा बच्चा भी है। क्यों अपने परिवार के लिए मुसीबत खड़ी करना चाहते हो? यहाँ पहले भी मेरा राज था, अब भी है और आगे भी रहेगा, याद रखना। पैर पर पैर चढ़ाए वो शराब का घूंट भरते हुए बोला। संजय उसे मारने को आगे बढ़ता, पर पीछे से इंस्पेक्टर ने उसके हाथ को पकड़कर रोक दिया और नाम में इशारा किया। हर किसी का अंत तो तय ही है, चाहे वो आज हो या कल। हर वक्त एक ही का राज नहीं चलता, ये बात याद रखिएगा सीएम साहब। वो दांत दबाते हुए बोला और वहाँ से मुड़ गया। आज घर पर वो टेंशन के साथ ही आया था। आखिर वो अकेला नहीं था, पूरा परिवार था उसका। सरिता जी थी जिनकी जिम्मेदारी उसने अर्जुन के जाने के बाद ली थी, पर अब यूँ डरकर भी नहीं बैठ सकता था। पानी! वो हड़बड़ा गया। बहुत ज़ोर से चीखते हुए महिमा बोली, कब से आवाज़ दे रही हूँ पानी पानी, लेकिन पता नहीं कहाँ गुम हो। महिमा बोली, कहीं नहीं। वो पानी पीकर उठा और अंदर चला गया। इसे क्या हुआ? सरिता जी ने पूछा। क्या मालूम, कुछ बताया ही नहीं। वो कंधे उचकाते हुए बोली, जा जाकर आराम कर, अब इतना मत घूम। सरिता जी बोली तो महिमा भी अंदर चली गई। संजय फ्रेश होने जा चुका था। उसके कपड़े निकालकर वो रख चुकी थी। कुछ देर में वो बाहर आकर कपड़े पहनने लगा तो शर्ट उल्टी पहन ली। अरे अरे, ये क्या, ध्यान किधर है? ये शर्ट तो उल्टी पहन लिया आपने। आगे का पीछे और पीछे का आगे कर दिया। वो हंसते हुए बोली। संजय शर्ट छोड़कर वहीं सोफे पर आकर बैठ गया और अपने चेहरे को हाथों से ढक दिया। वो भी चिंता में आ गई और उसके पास बैठ गई। हुआ क्या है? मैंने तो कभी भी आपको ऐसे परेशान नहीं देखा। उसके सवाल को सुनकर वो होश में लौटा, चेहरे से हाथ हटाकर उसे देखा और फिर उठकर शर्ट पहनने लगा। कुछ नहीं, बस यूं ही तो नहीं हो सकता, कुछ तो बात डेफिनेटली है। कोई भी बात नहीं है, ज़्यादा मत सोचो, सेहत के लिए अच्छा नहीं। वो उसके आगे से निकलने लगा तो वो एकदम से सामने आई। मेरी कसम है, बताओ क्या बात है जो आप मुझसे छिपा रहे हैं? कोई भी बात नहीं है, बस यूं ही किसी केस के सिलसिले में परेशान हूँ। मान ही नहीं सकती मैं, आज कुछ और ही बात है। बोलना तो पड़ेगा आपको, जल्दी बताओ, क्योंकि बताए बिना मुझे तो चैन आएगा नहीं और आपको आने नहीं दूंगी। मैं सीएम को धमकी देकर आ गया तो मुझे अपनी फिक्र नहीं है, तुम सबकी है। हमें क्या होने लगा है? हम कोई कम है क्या? आने दो, सीएम को अच्छे से सबक सिखा देना है मैंने। नानी दादी सब याद आ जाएगी। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ महिमा। तो मैं भी मजाक नहीं कर रही। तुम्हें पता है ना, माँ ने सब कुछ खो दिया अपना, और वजह वो सीएम था। उससे उलझकर सब खत्म होना तय है। पर मुझे अपनी फ़िक्र है ही नहीं। मुझे तुम्हारी, हमारे बच्चों की और माँ की फ़िक्र है। देखो भाई, मैंने अपने पापा से इतना सीखा है, जिस काम में हाथ डालो उसे पूरा करो। नहीं कर सकते तो शुरू मत करो, कर दिया तो अंजाम तक लेकर जाओ। और जब अंजाम तक पहुंचना है तो हार या जीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, जो होगा सही होगा। महिमा बोली, तुम सो जाओ, अब इतने देर तक जागना सही नहीं। वो उसे बेड तक लाते हुए बोला और सुला दिया। महिमा ने हौसला तो दिया था उसे, पर यह बात इतनी आसान भी नहीं थी जितनी लग रही थी। वो वहीं बैठे बैठे बस सोचता रह गया, पर यह डिसाइड नहीं कर सका कि उसे क्या करना है। एक तरफ फ़र्ज था और दूसरी तरफ परिवार। फिर आखिर में उसने एक फ़ाइनल डिसीजन लिया और सो गया। अर्जुन और दिया को गए हुए 2 हफ्ते तक हो गए थे। शिमला में उन्होंने वो पल जिए जो शायद उन्होंने सोचे भी नहीं थे, जिनका मौका उन्हें कभी मिला ही नहीं था। एक दूसरे का साथ पाकर वो खुश थे, बिना किसी की परवाह किए हुए। और आज फाइनली दोनों लौट रहे थे। संजय डिसाइड कर चुका था, जो भी हो वो अपनी नज़रों के सामने गलत काम नहीं होने देगा। अर्जुन के साथ रहते हुए उसे हर एक गलत काम की खबर भी थी। ये सिलसिला तो काफ़ी समय से रुका हुआ ही था, पर एक बार फिर वही चीज़ें दोहराना शुरू हो चुकी थी। पर कब तक वो आंखें मूंदे रखता? उसकी आत्मा उसे अंदर से कचोट रही थी। उसके पास 2 रास्ते थे, या तो परिवार की खुशी चुनकर वो ये नौकरी छोड़ दे, या फिर परिवार के बारे में ना सोचकर अपने फ़र्ज़ के बारे में सोचे। कितनी लड़कियां थीं जिन्हें ज़बरदस्ती किडनैप करके बेचा जाता था। कितने बच्चे थे जिनके हाथ पैर काट कर उन्हें अपने काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कितने लड़के थे जिन्हें ड्रग्स का आदी बनाकर गलत राह के लिए भड़काया जाता था। हर कोई देखता लेकिन कहता कोई नहीं, और अगर कोई कुछ कहने या कहने की कोशिश करे तो अंजाम वही जो अर्जुन और उसकी फैमिली ने भुगता था। आखिर में उसने भी अपना एक्शन मोड ऑन कर दिया। सबसे पहले सभी कोर्टों पर छापेमारी कर लड़कियों को सही सलामत बाहर निकलवाया। बच्चों को फैक्ट्री से छुड़वाया। फुटपाथ पर, सड़कों पर जो भीख मांगते थे उन्हें रेस्क्यू कर सही जगह भेजा। वो सुर्खियों में था अपने काम की वजह से। अभी बहुत कुछ करना बाकी था, और फसाद की जड़ था सीएम, जिसके खिलाफ सबूत होना ज़रूरी था। यूं ही एक्शन नहीं ले सकता था वो। देर रात काम करके वो घर जा रहा था। रास्ते में ही उसकी जीप रुकी, क्योंकि सड़क के बीच कोई घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। कमर से अपनी गन निकालकर वो चौकन्ना हुआ और बाहर आया। आसपास खून ही खून बिखरा था। वो शख्स सड़क पर बेहोश पड़ा था। शायद
संजय एकदम अलर्ट होकर आगे बढ़ा, यहाँ वहाँ देखते हुए नीचे झुका। उस आदमी की सांसें चेक की जो नहीं चल रही थी। उसने अपनी गन जैसे ही वापस रखी, पीछे से किसी ने सर पर रोड दे मारी। वो घूमा ताकि उस आदमी को मार सके, पर इतनी ही देर में नीचे घायल पड़ा आदमी भी उठ बैठा और उसे पीछे से पकड़ लिया। तब तक बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और संजय को पकड़ लिया। बेहोश कर इसे, वरना हाथ पैर चलाता रहेगा ऐसे ही। उस आदमी के कहने से क्लोरोफॉर्म लगे रुमाल से उसे बेहोश कर साथ ही लेके चले गए। यहाँ आधी रात बीत जाने पर ना तो संजय का फ़ोन लग रहा था और ना ही वो आया था, तो सरिता जी और महिमा दोनों ही चिंता में आ गए थे। तभी बाहर बेल बजी। मैं देखती हूँ पक्का वही होंगे, महिमा बोली और सरिता जी ने सर हिला दिया। जब महिमा ने दरवाज़ा खोला तो लगभग 3 से 4 लोग अंदर आ गए। चलो जल्दी है हमारे साथ, एक आदमी बोला। कौन हो तुम लोग? सरिता जी बोली। सब पता चल जाएगा, चलो जल्दी। उन दोनों की समझ कुछ नहीं आया और उनकी ज़बरदस्ती की वजह से रक्षित, महिमा और सरिता जी को वो लोग ले गए। संजय की हल्की हल्की आंखें खुलना शुरू हुई। जब यहाँ वहाँ नज़र घुमाई तो वो एक अंधेरे कमरे में कुर्सी पर बंधा हुआ था। होश नहीं था पूरा, पर इतना याद आ रहा था कि कैसे उसे पकड़ा गया है। आ गया होश एसीपी साहब, सामने से आते हुए मनु बोला। आखिरकार अपनी औकात दिखा ही दी ना तुम लोगों ने। पता ही था मुझे, डर जो गए थे, दांत पीसते हुए संजय बोला। कैद में है फिर भी फड़फड़ा रहा है, पर पता ही होगा तुझे तो, जो हमसे पंगा ले उसकी क्या हालत करते हैं हम। मनु बोला। अचानक से कोई आवाज़ बाहर से आई। सब लोग अलर्ट हो गए। जा देख जाकर कौन है बाहर, एक आदमी से मनु ने कहा। जी बॉस, वो बोलकर निकल गया। तू इसके मुंह पर पट्टी लगा वापिस। मनु ने धीमे से दूसरे को इशारा दिया तो उसने संजय के मुंह को बंद कर दिया। ये अब तक आया क्यों नहीं? जा जाकर देख कहाँ मर गया है ये। उसने फिर ऑर्डर दिया तो दूसरा आदमी भी बाहर चला गया। उसे भी गए हुए 2-3 मिनट हो गए, पर अब तक कोई खबर नहीं थी। अंदर अब कुल 3 लोग और एक संजय था। ये दोनों कहाँ मर गए? जा तू देख जाकर। जी बॉस, वो डरते हुए गया। सब के सब जाने के बाद वापस क्यों नहीं आ रहे? कहाँ मर गए सब? वो गुस्से से बोला और इस बार खुद ही देखने चला गया। दरवाजे से निकलते ही किसी ने गर्दन दबोच ली उसकी और उसे बाहर को खींच लिया। अचानक ही अंदर लाइट भी बुझ गई और अंदर बैठा संजय, जो वैसे ही हैरान था, उसके साथ खड़ा वो एक गुंडा भी हड़बड़ा गए। ए हिलना मत समझे, ए लाइट को क्या हुआ? बॉस बॉस, वो चिल्लाया और यहाँ वहाँ पैर मारते हुए जाने लगा। अचानक से पैर नीचे अटका और वो गिर गया। कुछ ही पलों में लाइट आई और उस आदमी के होश फाख्ता हो गए। नीचे मनु की लाश पड़ी हुई थी। संजय खुल चुका था। बॉस बॉस, वो उसे उठाने वाला था, पर जब संजय पर नजर गई तो वो वहाँ से भागने को हुआ, पर इतने डर से वहीं बेहोश होकर गिर गया। संजय, जो खुद ही सबसे हैरान था, उसे तो समझ ही नहीं आया आखिर हुआ क्या। वो बंधा पड़ा था अंधेरे में। किसी के आने की आहट हुई। उस शख्स ने उसके हाथ खोले और हवा की तरह गायब भी हो गया। वो बाहर दौड़ा ये देखने कि शायद उसे कोई दिखे, पर हर तरफ तो लाशें ही लाशें थी। दूर दूर तक सुनसान और कुछ भी नहीं। उसने हर एक लाश को टटोला। हर किसी की गर्दन मरोड़ कर ही उसे मारा गया था और ये काम किसी जानदार इंसान का था। पर कौन हो सकता है? अभी वो सोच ही रहा था, तब तक पुलिस की गाड़ी भी आ गई। सर आप ठीक हैं? हवलदार ने पूछा। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम सब यहाँ कैसे? सर हमें किसी ने फ़ोन करके बताया कि आपकी कुछ लोगों के साथ मुठभेड़ हो रही है। हमें ऑर्डर्स मिले तो हम तुरंत आ गए, पर आपने तो हमारे आने से पहले ही इन सभी को मार दिया। मैंने? हाँ सर, आपके अलावा कौन है और यहाँ? आप आइए, तब तक हम लाश को भेज देते हैं, वो बोले। तो संजय उन्हें जवाब भी क्या दे कि उसने नहीं मारा तो फिर किसने मारा है। वो आकर गाड़ी में बैठ गया। यहाँ राठौर मैंशन में सब हॉल में बैठे थे। आशुतोष जी, आराधना जी, आर्यन, वर्तिका, सरिता जी और महिमा भी। वर्तिका जो कब से खुद को काबू किए बैठी थी, सामने सरिता जी को और महिमा को देखते हुए। आप लोग चिंता मत करिए, बिल्कुल भी सब ठीक होगा। और वैसे भी आपकी बहू का ज़्यादा चिंता करना सही भी नहीं है। आप लोग आराम करिए, यहाँ आप सब सेफ हैं बिल्कुल। आराधना जी बोली। दरअसल अर्जुन को सारी खबर पहले से ही थी। उसने अपने आदमी उन सभी के पीछे लगा रखे थे। जब संजय किडनैप हुआ तब भी तुरंत खबर अर्जुन को मिल गई थी। किसने किडनैप किया ये भी पता चल चुका था। वो लोग संजय को ब्लैकमेल करने के लिए सरिता जी या महिमा को नुकसान न पहुंचाएं, इसलिए अपने आदमी भेजकर उन तीनों को राठौर मैंशन में सेफली छोड़कर वो निश्चित हो गया था। दिया और अर्जुन अभी एयरपोर्ट से निकले भी नहीं थे कि अर्जुन ने उसे ड्राइवर के साथ घर चले जाने को कह दिया और खुद पता नहीं कहाँ चला गया। वर्तिका बेटा जाओ, सरिता जी और महिमा को कमरा दिखा दो, और आर्यन तुम रक्षित को अमर और पीयू के पास सुला दो। हाँ बड़े पापा आइए। वर्तिका उठकर उन दोनों से बोली। महिमा और सरिता जी को संजय के किसी ज़रूरी मिशन पर गए होने की खबर दी थी। वो अपने घर पर सेफ नहीं होते, इसलिए संजय ने उन्हें यहाँ भेजा ताकि वो लोग सेफ रहें। वर्तिका महिमा के एक तरफ थी, दूसरी तरफ सरिता जी।
अचानक से ही वो पेट पकड़कर झुक गई और दर्द से कराहने लगी। जो जहाँ था वहीं से मुड़कर उसकी ओर आया। महिमा, तू ठीक है बेटा? सरिता जी उसके पास बैठी हुई बोली। लगता है इन्हें लेबर पेन शुरू हो गया, वर्तिका बोली। पर अभी तो 7वां ही महीना है भगवान, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? माँ आप फिक्र मत कीजिए, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, वर्तिका बोली और सबने मिलकर उसे गाड़ी तक पहुंचाया। आर्यन तुम बच्चों के साथ ही रुको घर पर, संजय तक मैसेज पहुंचाओ कि वो सीधे हॉस्पिटल आ जाए। आशुतोष जी ने उसे सब समझाया। संजय ने डिपार्टमेंट में कॉल ट्राई किया, आधी टीम हो गई थी फिलहाल और एक आधे जो लोग थे वो सो रहे थे बिना किसी परवाह के। वो बार बार कॉल ट्राई करता रहा। यहाँ विशाल घर के गेट तक आ पहुंचा। जब गाड़ी सामने से निकली उसे समझ नहीं आया सब कहाँ गए। वो जब अंदर आया तो आर्यन ने सब बताया। तू कॉल ट्राई करता रहे, मैं भी जा रहा हूँ, विशाल बोलकर बाहर की ओर भागा। वो गाड़ी लेकर निकल गया। यहाँ हवलदार ने संजय को बता दिया कि उसकी फैमिली कहाँ है। वो लोग सीधा पुलिस स्टेशन पहुँचे जहाँ फ़ोन लगातार बज रहा था। उन सभी को आते देख नींद से सब उठ गए। संजय ने एक नज़र सभी को घूरा और फ़ोन उठाने का इशारा किया। सर आपके लिए है फ़ोन। रिसीवर संजय की तरफ को करते हुए वो कांस्टेबल बोला। संजय सर बात कर रहे हैं जी, लेकिन आप सर, आपकी वाइफ महिमा जी को लेबर स्टार्ट हो गया था तो सब उन्हें लेकर हॉस्पिटल गए हैं, आप भी तुरंत वहाँ पहुँचिए प्लीज़। लेकिन तुम, मुझे वो मेरे बड़े पापा आशुतोष जी ने आपको बताने के लिए कहा है। ओके थैंक यू। संजय फ़ोन वहीं पटक कर बाहर को दौड़ा और गाड़ी लेकर निकल गया। हॉस्पिटल तो कब के सब पहुंच चुके थे। महिमा एडमिट भी हो गई थी और बाहर खड़े सब बस इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी देर भी हो गई थी उसे। तब तक विशाल भी आ गया था। उसने इशारे से दिया से पूछा और दोनों एक साइड चले गए। विशाल तू कहाँ रह गया था? वर्तिका को अकेले कैसे भेज दिया तूने? आराधना जी बोली तो सबकी नज़र उस पर गई। वो मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया था इसीलिए लेट हो गया आने में। घर पहुंचा तो आर्यन ने सब कुछ बता दिया इसीलिए यहाँ पहुंच गया। विशाल बोला अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गए। आशुतोष जी बोले। सरिता जी जो कब से उसे देख रही थी वो शायद कुछ बोलना चाह रही थी पर बोल नहीं पाई। फिक्र मत करिए, कुछ नहीं होगा उसे, सरिता जी के पास आकर वो बोला तो उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। काफ़ी वक्त बाद सामने था अपनी माँ के, पर गले से भी नहीं लग सकता था। एक और जाकर वो खड़ा हो गया। वर्तिका समझती थी तो वो भी दूसरी तरफ आकर खड़ी हो गई। संजय, उसने पूछा। आ ही रहा होगा, वो धीमे से बोला। माँ, महिमा। वो दौड़ता हुआ आया तो सरिता जी आगे आकर एकदम से गले लग गई। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन महिमा वो कैसी है? उसे अचानक से दर्द हुआ और सब यहाँ ले आए। कब से अंदर लेकर गए हैं पर अब तक कोई खबर नहीं। कुछ नहीं होगा, वो स्ट्रांग है काफ़ी। आप अगर हिम्मत हार जाएंगी तो मुझे हिम्मत कौन देगा? उन्हें समझाते हुए वो बोला। उन दोनों को देख कर दिया और अर्जुन भी मुस्कुरा दिए। बेटी हुई है पर वो बहुत वीक है इसीलिए अभी इनक्यूबेटर में रखना होगा। एंड मदर भी वीक है बहुत, उन्हें भी कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। डॉक्टर आकर बोली और चली गई। थैंक यू सर, अगर आप ना होते तो आज पता नहीं क्या हो जाता। डोंट वरी, अभी सबको आराम की ज़रूरत है, घर चलते हैं, यहाँ पर हम में से कोई रुक जाएगा। आशुतोष जी बोले। आप सब ने इतना किया है मेरी फैमिली के लिए, थैंक यू। मैं यहीं रुकूंगा, आप सब माँ को लेकर जाइए प्लीज़, मैं महिमा के पास ही रुकूंगी। तू जा आराम कर, सरिता जी बोली। किसी को यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ ना, आप सब जाइए। वर्तिका बोली। तुम्हारी फैमिली ने वैसे भी बहुत मदद की है हमारी, हम देख लेंगे, तुम घर पर जाओ। सरिता जी बोली। माँ आप सब चलिए, हम आते हैं, विशाल ने आराधना जी से कहा तो वो दोनों हाँ में सर हिलाकर चले गए। महिमा तो बेहोश थी जबकि संजय उसके पास गया। सरिता जी उन दोनों को देखकर हैरान थी। अब कोई नहीं था सिवाय दिया के अपने जज्बातों को काबू न कर पाने की वजह से। एकदम ही वो सरिता जी के गले लग रो पड़ा। सरिता जी तो वैसे ही हैरान हो गई, हाथ उनके नीचे ही रह गए। विशाल बेटा, विशाल नहीं अर्जुन, मैं आपका अर्जुन। उन पर अपनी पकड़ और कसते हुए वो बोला तो हैरानी से सरिता जी ने वर्तिका को देखा। ये सच है माँ, हम दोनों आपके दिया और अर्जुन ही हैं। वो बोली तो ये दूसरा झटका भी सरिता जी को एकदम लगा। माँ के लिए पानी लेकर आओ दिया। सरिता जी को लेकर उसने कुर्सी पर बैठाया और ख़ुद उनके घुटनों के पास आकर बैठ गया और अब तक जो भी हुआ वो सब उन्हें बता दिया। सरिता जी बस सुनती चली गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बेटे और बहू को इतने सालों से उन्होंने मरा हुआ समझा वो जिंदा थे। पानी, वर्तिका ने गिलास उनकी तरफ बढ़ाया। माँ कुछ तो कहिए। विशाल ने उन्हें हिलाया तो उन्होंने एक थप्पड़ उसके चेहरे पर लगा दिया जिससे कि वर्तिका भी डर गई। क्या समझता है खुद को? जिंदा होने के बावजूद मरा हुआ समझा हमने तुझे? कितनी मौत मरी, कुछ सोचा नहीं मेरे बारे में? बस अपनी अपनी ही पड़ी रही। इस बार वो रोती हुई बोली जबकि विशाल गाल पर हाथ रख के खड़ा रह गया। जवाब दे, कुछ पूछ रही हूँ ना मैं।
इसे क्यों नहीं मारा? ये भी तो छिपी हुई थी ना। क्या? सरिता जी और वर्तिका एक साथ बोले। इसे भी लगाओ ना, मुझे अकेले क्यों मारा? इसे नहीं मार सकती, इसने तो तेरे और हमारे घर के अनमोल रत्नों को पाला पोसा, वो भी अकेले। इसे कैसे कुछ कह सकती हूँ मैं? वर्तिका के माथे को चूम उसे गले से लगाए सरिता जी बोली, बेटे इम्पोर्टेंट नहीं बहू हैं, अच्छा होता कि मैंने आपको कुछ बताया नहीं होता। खामखा थप्पड़ लगा दिया। नाराजगी से जाकर वो दूर बेंच पर बैठ गया। ले कोई बोल सकता है कि ये दो बच्चों का बाप है? सरिता जी हंसते हुए बोली और उसके साइड के बेंच पर बैठ गई। मेरा बच्चा नाराज़ हो गया मुझसे, उसे बच्चे की तरह पुचकारते हुए सरिता जी बोली। वो सच में नाराज़ हो गया था, जिसकी वजह से मुंह दूसरी तरफ करके वो बैठ गया। अच्छा माफ़ भी कर दे, एक गलती तेरी और एक मेरी ना। नहीं, वो पैर पर पैर चढ़ाए अपने जूते हिलाते हुए यहाँ देखते हुए बोला। तो कैसे मानेगा फिर? मुझे क्या पता, मैंने बोला था थप्पड़ लगाओ। क्या? अच्छा, जिस गाल पर थप्पड़ लगाया उसी पर किस कर देती हूँ, फिर मान जाएगा कि नहीं? सरिता जी अर्जुन के गालों को चूमते हुए बोली। फिर भी नाराज़ हूँ मैं आपसे, मुझे कितना मन था आपके गले लगने का, और आप। अच्छा ठीक है, सॉरी ना, पर तू अगर एक माँ होता तो तुझे इस थप्पड़ के पीछे के प्यार समझ आता। खैर अब लगा देती हूँ गले। सरिता जी उसे गले से लगाए बोली। दोनों माँ बेटे गले लग रो पड़े तो वर्तिका मुंह बनाकर बोली, मेरी जगह तू क्यों सड़ती है, आजा। सरिता जी ने उसे भी अपनी बाहों में समेटा और वो लोग आपस में बात करने लगे। आराधना माँ के लिए उनका बेटा मैं ही हूँ, क्योंकि आपका अर्जुन तो 5 साल पहले ही मर चुका है। आपके पास महिमा, रक्षित, संजय सब हैं, लेकिन उनके पास कोई नहीं। ये बात जो मैंने आपको बताई है वो बस आप तक ही रहनी चाहिए, आप समझ रही हैं ना? और मुझे बतानी है कि नहीं? सामने खड़े हुए संजय ने पूछा। तो वो तीनों खड़े हो गए। मेरा कोई रिश्ता है या नहीं? संजय ने फिर पूछा। तुझसे ही तो सारे रिश्ते हैं, कैसी बात करता है? संजय को एकदम से गले लगाकर वो बोला। आज की रात सभी ने यूं ही बातों में निकाल दी। जब सरिता जी ने उन दोनों को अब घर चले जाने के लिए कह दिया था, हम एक बार महिमा से और बेबी से मिलकर चले जाते हैं, वर्तिका बोली। वो दोनों पहले महिमा के वार्ड में गए जहां वो गहरी नींद में थी। फिर जहां बेबी को रखा गया था वो उस इनक्यूबेटर में आराम से सो रही थी। मुझे भी एकदम ऐसी ही डोल चाहिए, समझ गई? वो भी एज सून एज पॉसिबल। उसके कंधे से खुद के कंधे को टकराते हुए विशाल बोला। सपने में? क्यों सपने में? मुझे ऐसी ही बेबी डॉल चाहिए। ये है ना? फिर आप शायद भूल रहे हैं कि आपकी एक डॉल ऑलरेडी है। वो बड़ी, ये छोटी, सिंपल। वो तो मेरी डॉल है ही, बट ये संजय की है ना। मुझे छोटी सी अपनी डॉल चाहिए। कोई बात नहीं, मार्केट से निकलते वक्त खरीद लेंगे। अब चलें, अच्छे मूड का कबाड़ा करना कोई तुमसे सीखे। वाओ, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। दांत दिखाते हुए वो बाहर आई और पीछे ही विशाल था। हम आते रहेंगे, विशाल ने उन दोनों से कहा और घर आ गए। कुछ दिनों के बाद तक महिमा और उसकी बेटी को डिस्चार्ज मिल गया था। इस बीच संजय ने सच भी बता दिया था अर्जुन का। वो दोनों अमर पीयू के साथ सबसे मिलने भी आते थे। जगन शेट्टी का दिमाग अब कुछ ठनक सा गया था। एक एक कर जो भी उसके साथी थे वो सब किसी न किसी वजह से मारे गए थे, जबकि हर बार अर्जुन ने उन सभी को मौत के घाट उतारा था। सभी के लिए ये एक मिस्ट्री बन चुकी थी, आखिर इतने बड़े बड़े लोगों को कौन मार रहा था। अब बस हमारा आखिरी शिकार। सामने लगी जगन शेट्टी की तस्वीर पर क्रॉस करते हुए विशाल बोला। जगन शेट्टी कुछ कर ही नहीं रहा, क्योंकि अभी इलेक्शंस पास आ रहे हैं। ऐसे में खुद को अच्छा दिखाकर उसे वोट्स तो हासिल करने ही होंगे। संजय बोला। इस वीक होने वाली उसकी रैली उसके लिए और उसके चाहने वालों के लिए सबसे ज़्यादा मददगार होगी, पर उसके आगे पीछे सिक्योरिटी बहुत टाइट है। संजय बोला। टाइट को लूज़ करने का टाइम आ गया है, जस्ट वेट एंड वॉच। कप को होंठों से लगाकर कॉफ़ी का सिप लेते हुए विशाल बोला। आज बहुत बड़ी रैली निकली थी, जिसमें पहले रोड शो करते हुए और फिर एक जगह इकट्ठे होकर जगन शेट्टी भाषण देने वाला था। रोड शो करते हुए हर तरफ की सड़क से रैली निकल रही थी और लाखों की भीड़ इस शो में मौजूद थी। जगन शेट्टी के वैसे ही पसीने छूट रहे थे, जबकि सिक्योरिटी पल पल साथ थी उसके। उसे अपने काले कारनामों का डर था। जिस तरह से बाकी लोग मारे गए थे, वही डर हर पल उसे भी था। रोड शो भी एकदम अच्छे से हुआ और लास्ट में भाषण भी। इसी बीच रात हो गई थी, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? अपने कमरे में बैठे वो पानी पीने वाला था, जब नज़र सामने गई तो विशाल बैठा दिखा। कौन हो तुम? सिक्यो, वो चिल्लाता उससे पहले ही गले के ऊपर फ्रूट बास्केट से निकाल कर चाकू रख दिया था उसने। ज़रा सी आवाज़ की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। विशाल ने हल्की सी चाकू की नोक उसकी गर्दन में धंसा दी, जिससे खून रिसना शुरू हो गया। कौन हो तुम? उसकी आवाज़ हलक में अटकी। मैं तुम्हारा दोस्त, बहुत ख़ास दोस्त। उसके हाथों को उसी कुर्सी से बांधते हुए वो बोला, और उसके कुछ भी कहने से पहले उसके मुंह पर भी टेप लगा दी। अब ना तो वह हिल सकता था और ना ही कोई हरकत कर सकता था। अब तुम्हारे सुनने की बारी, तो सुनो। मैं वो हूँ जिसका कनेक्शन विक्रम शेखावत से है।
मैं वो हूँ जिसका कनेक्शन नीलम शेखावत से है। मैं वो हूँ जिसका कनेक्शन दिया अर्जुन से है। मैं वो हूँ जिसे तुम्हारे एक एक काले कारनामों के बारे में पता है। गुस्से से दहकते हुए उसी चाकू से उसने जगन की उंगलियां काट दी। वो दर्द से एकदम तिलमिला गया। दर्द हो रहा है, ये उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं जो तूने मुझे और मेरे परिवार को और ना जाने कितने परिवारों को दिया है। गुस्से से लाल आंखें किए वो बोला। वो तड़प रहा था बुरी तरह से। खून टपक कर सफ़ेद टाइल्स को लाल कर चुका था। नहीं पता चला कौन हूँ मैं? एसीपी अर्जुन शेखावत। उसके हाथों को चेहरे पर, अपने हाथों में चाकू लेकर उसके चेहरे पर कट्स लगाते हुए वो बोला। तो वो फिर से तिलमिला गया। अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, तेरी हालत तो अधमरी हो गई। हम ऊपर जाने का टाइम आ ही गया, पर मरने से पहले एक सबसे ज़रूरी काम तो करते जाओ। विशाल ने पॉकेट से एक पेपर निकालकर उसके दाएं हाथ के पास रख दिया। इसमें तुम्हारे किए गए सब काले कारनामों की रिपोर्ट है। लोगों को भी पता चले ना उनके पसंद के नेता आखिर कितने महान थे। साइन कर। विशाल ने उसे कहा तो जगन नाम में सर हिलाने लगा। विशाल वैसे ही गुस्से में था। उसने पेन उसके हाथ में घुसेड़ दिया, जिससे वो बुरी तरह मचला। चल साइन कर जल्दी। उसी पेन को खींचकर उसके हाथ में देते हुए वो बोला, और जैसे तैसे वो साइन लिए। गुड, वेरी गुड कहते हुए उसने साथ लाई हुई रस्सी उठाई और उसके गले में फंदा जैसा लटका दूसरे कोने की रस्सी को छत पर लगे पंखे से फेंक कर खींचा। वो वैसे ही खून से भरा हुआ था और पूरा कमरा खून के तालाब जैसा लग रहा था। उसे घसीटकर विशाल ने पंखे तक लाया और फंदे को गले में डालकर टाइट कर दिया। सर, आपका खाना। बाहर से ये आवाज़ आई और नॉब घुमा और जैसे ही वो सर्वेंट अंदर आया वो वहीं चिल्लाकर बेहोश हो गया। एक एक कर सब अंदर का यह डरावना मंजर देख हैरान थे। पूरी सिक्योरिटी की आंखें एकदम हैरान हो गई। सीएम शेट्टी तो पहले ही इतने टॉर्चर की वजह से अधमरा सा हो गया था। फंदा लगने से उसकी जान निकलने में वक्त नहीं लगा। ढूंढो हर तरफ, एक सिक्योरिटी पर्सन ने कहा। सब एक एक कर ढूंढ रहे थे, यहाँ कोई नहीं। ज़्यादातर सभी का यही जवाब था। पर इस बार बाथरूम से निकलता हुआ विशाल सिक्योरिटी के कपड़ों में बोला। कुछ देर में पुलिस, मीडिया और हर तरफ सीएम की हत्या की खबर पहुंच गई। साथ ही वो नोट जिस पर उसके कारनामों की सूची थी और साइन भी। ये किलर है कौन? हर तरफ यही सवाल था, पर जवाब किसी के पास नहीं और ये मिस्ट्री सोल्व हो भी नहीं पाई। चाकू जो क्राइम सीन पर मिला उस पर फिंगरप्रिंट नहीं थे, ना ही किसी के अंदर आने के सबूत और ना बाहर जाने के। ये केस हमेशा के लिए बस केस बनकर रह गया। फाइनली तुम्हारा बदला, तुम्हारे मम्मा पापा का बदला हमने ले लिया। छवि, दिया अर्जुन छवि की कब्र के पास बैठे हुए बोले। और आज से दिया और अर्जुन भी हमेशा के लिए छवि के साथ ही चले गए। अब हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, पर छवि से हमेशा रहेगा। विशाल बोला। तुम नाराज़ मत होना छवि, हम तुमसे मिलने आते रहेंगे, वर्तिका बोली। और फिर दोनों वहाँ कैंडल जलाकर फूल रखकर आ गए। अब कुछ रहा ही नहीं था उनकी ज़िंदगी में मुश्किल भरा। कितनी मुद्दतों बाद वो एक खुशहाल ज़िंदगी की तरफ जो बढ़े थे। अमर विशाल को अपना पिता मान चुका था। सरिता जी अपने परिवार के साथ खुश थी, जबकि विशाल, वर्तिका उनसे अक्सर मिलने आते थे। शहर को एक सच्चा और ईमानदार सीएम मिला था। इस बार दिवाली की तरह ही बुराई का अंत हुआ था और आज खुशी खुशी सब दिवाली जो मना रहे थे। वर्तिका, तुम अब तक तैयार नहीं हुई क्या? अंदर आते हुए खूबसूरत से कुर्ते पजामे में विशाल बोला। आप तो चुप ही रहिए प्रोफेसर साहब, आपने और आपके बच्चों ने दुखी कर रखा है मुझे बस। वर्तिका गुस्से से बोली। अब क्या कर दिया हमने? विशाल आह भरते हुए बेड पर बैठा और सामने शीशे के आगे खड़ी वर्तिका को देख बोला। पहले तो अमर पीयू को तैयार किया और ये जो आई भी नहीं है ये किक करके परेशान कर रही है। अपने 9 महीने के उभरे हुए पेट को देखकर वर्तिका ने मुंह बिगाड़ा। बच्चों का काम होता है परेशान करना, तो क्या हो गया? जल्दी करो, सब इंतज़ार कर रहे हैं पूजा के लिए। विशाल उठकर उसे पीछे से बाहों में भरते हुए बोला। दूर रहिए और मदद करिए, अब मेरी ये साड़ी नहीं पहनी जा रही मुझसे। वो चिढ़कर बोली। तो प्यार से बोलो ना, इतना बिगड़ती क्यों हो? उसकी साड़ी हाथ में लेते हुए वो बोला और उसकी तैयार होने में मदद की। आज से परिवार लक्ष्मी पूजन हुआ और वर्तिका सबको एंजॉय करते हुए दूर से ही देख रही थी, जब अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हुआ। शोर शराबे की वजह से कुछ पता भी नहीं चल पा रहा था। जब वो खुद ही उठकर विशाल तक आ पहुंची, वो उसे ऐसे देख घबरा सा गया और गोद में उठाए गाड़ी तक ले गया। मैंने आपसे एक सच छिपाया था, दर्द में भी वो बोली। कौन सा सच? ड्राइव करते हुए विशाल बोला, जबकि वर्तिका के साथ सरिता जी और आराधना जी दोनों थी। महिमा और बच्चों के साथ थे। मुझसे वादा करिए कि आप बच्चे की जान बचाएंगे। वो गहरी सांस भरती हुई बोली। चुप हो जा बेटा, ऐसा क्यों बोल रही है? आराधना जी बोली। मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस थे जो मैंने किसी से नहीं कहे, इसीलिए अगर हम दोनों में से किसी को चुनना हो तो प्लीज़ बच्चे को ही बचाना। कुछ नहीं होगा किसी को, सब सही होगा। हम आ गए हैं, सरिता जी बोली और उसे जल्दी से एडमिट करा दिया।
वर्तिका की आवाज़ से विशाल की सांसें अटक रही थी। हमने पहले ही बताया था कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है। वो नहीं मानी। अब प्लीज़ बताएं कि किसे बचाना है। हम माया बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब बाहर आकर बोली। प्लीज़ डॉक्टर, दोनों को बचा लीजिए प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। विशाल एकदम गिड़गिड़ा गया। आई डोंट थिंक इनमें होप है जीने की। वो बच्चे को बचाने की रिक्वेस्ट कर रही हैं। आप हमारे लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट मत कीजिए प्लीज़। उनकी पल्स भी गिरती जा रही हैं। डॉक्टर बोले। डॉक्टर प्लीज़ जल्दी आइए। नर्स ने आवाज़ दी तो इस बार विशाल भी साथ ही अंदर आ गया। इस बार अगर तुम मुझे छोड़ गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं ज़िंदगी भर इस बच्चे की शक्ल नहीं देखूंगा, याद रखना तुम। वो मुड़े हुए ही गुस्से से बोला। जब अचानक वर्तिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो घूमा तो वर्तिका की पकड़ मजबूत थी, जिसकी वजह से वो पिघल भी गया। यू हैव टू डू इट, मेरे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हम सब के लिए। विशाल ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। वर्तिका की हालत बिगड़ती चली जा रही थी, पर विशाल ने उसे हर पल का सपोर्ट दिया। बेटी हुई है, डॉक्टर बोली। यह होश में क्यों नहीं आ रही? शी इज़ वीक, इन्हें टोटल रेस्ट की ज़रूरत है। इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को क्रॉस किया है इन्होंने, लगभग 1 महीना तो इन्हें यहीं रहना पड़ेगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वाइफी। उसके माथे को चूमते हुए वो उठा और बाहर निकल गया। सबको यह खुशखबरी देने के लिए कुछ ही देर में बच्ची को भी ले आए थे, जिसे देख सब बेहद खुश थे। पूरे 1 महीने तक वर्तिका टोटल रेस्ट पर रही और फिर घर आ गई, और आज घर की नन्ही मेहमान का नामकरण था। तो मेरे ख्याल से इसका नाम होना चाहिए छवि। आराधना जी ने अचानक ये नाम लिया तो विशाल वर्तिका दोनों चौंक गए। यानी कि इस बार छवि हमारी बेटी बनकर आई है। विशाल ने उसके कान में ये बात बोली, पर छवि सच में अपने पापा की गोद में से उन्हें किक करते हुए मुस्कुरा दी।